रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर क्या अमेरिका नकेल कसने की तैयारी में है या फिर वैश्विक दबाव के आगे वॉशिंगटन को झुकना पड़ा है? जी हां, दुनिया के तेल बाजार और कूटनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आई है। भारत और चीन जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका में पेश किए गए रसिया सैंक्शंस बिल के संशोधित मसौदे में एक बड़ा यूटर्न देखने को मिला है। जो टैरिफ पहले 500% लगाने का प्रस्ताव था, उसे अब घटाकर अधिकतम 100% कर दिया गया है। यानी अगर ये बिल कानून बनता है तो भारत पर आर्थिक दबाव पहले के मुकाबले बेहद कम होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ये समझ चुका है कि भारत को रूस से दूर करना इतना आसान नहीं है? क्या अमेरिकी प्रतिबंधों की धार अब बेअसर होने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर 100% टैरिफ भी लगता है तो भारत की रणनीति क्या होगी? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के पास छूट देने का अधिकार सुरक्षित है। तो 500% टैरिफ लगाने की जिद से पीछे हट चुके हैं ट्रंप और केवल 100% टैरिफ जो है वही देखा जाएगा। हालांकि लगातार नकेल कसने की कोशिश जो करते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में हो मानो जैसे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब उनके जो तेवर हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। और साथ ही रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका भी लाइफ टाइम्स पर। माथुर सर, डोनाल्ड ट्रंप की जिद, लेकिन वो पीछे हट गए हैं अपनी जिद से। क्या है इसकी वजह? क्या उन्हें समझ आने लगा है किस तरीके से दुनिया देख रही है उनका ये एक स्टेप पीछे? सर अनम्यूट कीजिएगा खुद को। सॉरी। जय हिंद पिंकी, हैप्पी मॉर्निंग। सबसे पहली बात मैं एक चीज रिपीट करूंगा जो मैं बार बार कहता रहा हूं। इट इज अमेरिका हु नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका। इसमें कोई संदेश नहीं होना चाहिए किसी को। अमेरिका को भी इसका पूरा का पूरा ज्ञान है, हमें भी पूरा ज्ञान है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। अगर अमेरिका की सुपर पावर रिवेलरी चाइना के साथ है तो भारत के बगैर चाइना को पूरी प्रकार से काउंटर कर पाना अमेरिका के लिए संभव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है कि बिल्कुल निश्चित रूप से आप मान लीजिए पिंकी कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो व्यक्ति हैं ये अमेरिका के इतिहास के सबसे आत्मघाती प्रेसिडेंट में से एक गिने जाएंगे। जितने भी इन्होंने निर्णय लिए हैं उनका जो इकोनॉमिक बैकलैश उनके खुद के देश में हुआ है वो इतना ज्यादा खराब रहा है कि आज आप देखिए उनकी अप्रूवल रेटिंग कहां की कहां जाकर के बैठी है। ये उनको एक दिन सुबह एक चीज याद आ जाती है कि मैं सबको छोड़ दे रहा हूं। असल में सारी खीज इस बात की है कि वो ईरान में, पश्चिम एशिया में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और इसकी खीज है। इसलिए वो कभी रूस को बताते हैं कुछ, या भारत के ऊपर लगाते हैं, या चीन के ऊपर कुछ 500% टैरिफ लगाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा का सारा अगर मान लीजिए 500% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया तो उसका बोझ कहां पड़ेगा? इकोनॉमिक बैकलैश जो है वो अमेरिका में होगा। चीजों की कीमतें अमेरिका में बढ़ेंगी, हिंदुस्तान में नहीं। फिर ये होगा हिंदुस्तान पे असर कि वहां से चीजें मंगानी कम कर देंगे, ठीक है, लेकिन असर इसका जो प्रभाव है वो अमेरिका के खुद के ऊपर पड़ रहा है। ये पाकिस्तान, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको इस चीज को क्लैरिटी से समझने में उनको दिक्कत आ रही है। क्योंकि वो हर जगह मुझे लगता है यूक्रेन में भी उनको कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ अपने आप को देख रहे हैं। और पश्चिम एशिया में तो मुझे लगता है कुछ भी उनको हासिल नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार का रिस्पांस ईरान की तरफ से अभी आया है और जिस तरह से ईरान, देखिए एक कहावत है कि नेवर फाइट ए पर्सन हु हैज नथिंग टू लूज, और वही का वही हो रहा है। ईरान हैज नथिंग टू लूज। उनकी इतनी ज्यादा आपने बर्बादी ऑलरेडी कर दी है कि उनको आप कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 10,000 बम और गिरा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो आपको कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान देगा, आपकी रेपुटेशन को तब तहस नहस करेगा। तो ये चीज की वजह से उनको पता समझ नहीं आ रहा क्या है। पहली बात, उनकी खुद के लोग पूछ रहे हैं कि क्या बेहुदा डील का आप करके आ गए थे वहां से? उसके बाद उस डील का क्या हुआ? वो डील उसके 10 दिन के अंदर टॉयलेट पेपर बन के डस्टबिन में चली गई। उसका क्या हुआ? तो ये तमाम चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस प्रकार के ऐसे टैरिफ के बाण छोड़े और उससे कहीं ना कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। और ये अभी 100% पे आए हैं। मार्क माय वर्ड्स पिंकी,
कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये 100 से घट के 50 या 25 पे आकर के रुकेगा। ठीक है, क्योंकि माथुर सर देखिए पहले भी टैरिफ को लेकर जिस तरीके से धाड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त उनके ही कोर्ट की तरफ से भी उनको फटकार लगे थे, उस वक्त उनकी कोर्ट की तरफ से भी कई तमाम बातें कही गई थी और तब उन्होंने अपने ही कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए थे, अपने ही कानून पर कह दिया था कि ये कुछ नहीं जानते हैं, इन्हें कुछ नहीं मालूम है, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। लेकिन मलिक सर, अब माथुर सर कह रहे हैं कि ये 100 से 50% पर भी आएंगे और भी डाउन जाएंगे, तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो तानाशाही थी, जो रुतबा था, अब वो कम होता जा रहा है। क्या वाकई में 100 से 50 पर भी आ सकते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? पिंकी जी और जन माथुर सर, जय हिंद। देखिए, आज जो अमेरिका की हालत है ये माथुर सर ने पहले सेंटेंस में क्लियर की है। पहला सेंटेंस माथुर सर का यही था कि मोर देन इंडिया, अमेरिका नीड्स इंडिया। आप पिछले एक साल का, ये चले आज हम जुलाई में खड़े, 1.5 साल का उठा लीजिए जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया। पिंकी जी, चाहे वो वीजा का इश्यू हो या भारत पर टैरिफ लगाना, और हम तब भी बोलते थे कि इन्होंने टैरिफ इनको रोल बैक करना पड़ेगा। क्या होता है कि जब किसी के पास ताकत आ जाती है ना, उसके 2-3 रिपरकशन बड़े नेगेटिव रूप में चले जाते हैं। एक तो ये था, अगर वहां का जो रूलर है अगर वो अड़ियल है तो उसके अंदर वहां की ताकत एक घमंड के रूप में सामने आती है और वो घमंड जिद में भी शामिल हो जाती है। यही हवा कि उन्होंने अमेरिका को मागा मागा का एक टॉफी खिलाई और वहां के लोगों को, ठीक है वो उनका इलेक्शन का हिस्सा था, इलेक्शन कैंपेन का, मागा के चक्कर में उन्होंने पूरी दुनिया पर जो उन्होंने एक्शन लिए उनके कारण उनकी एक बड़ी किरकिरी हो गई है। रशिया के ऑयल, यही बाइडेन प्रशासन था जो इंडिया को बोलता था पिंकी जी कि आप ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए आप मदद कीजिए ग्लोबली और रशिया से ऑयल की अपनी आपूर्ति बढ़ाइए, मतलब इंपोर्ट बढ़ाइए। जब इंडिया ने बढ़ाया तो तभी वो कहने लगे कि आप यूरोप को भी रिफाइन करके दीजिए क्योंकि आपके पास वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज में से एक है। भारत ने ये सब किया। अब उसके बाद उनको लगा कि नहीं, भारत का पैसा रूस को जाके फंड कर रहा है, जबकि बहुत सारे केसेस में इंडिया का पैसा गया ही नहीं है रशिया के पास। दोनों देशों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भारत ने पैसा रखकर कुछ बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ, वो रूबल और रशिया रुपीस में हुआ। अब उनको दूसरी बात खटकने लगी कि जो ट्रेड वो बाइडेन प्रशासन बढ़ा के गए थे, जिसको उन्होंने एनकरेजमेंट किया था, वो तो डॉलर के लिए दिक्कत होने लगी क्योंकि रशिया ने सारे के सारे ऑयल जो अमेरिकन बॉन्ड्स है पैसा निकालना शुरू कर दिया। वर्ल्ड ओवर सोने चांदी की खरीद शुरू हो गई। इन सब चीजों को देखते फिर उनकी दूसरी नस चालू हो गई। देखिए, आज जो अमेरिका की जो किरकिरी हो रही है वर्ल्ड ओवर पिंकी जी, इसमें बाइडेन पर ये अपना जो ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब की अनस्टेबल उनकी कथनी और करने में अंदर, और दूसरा अननेसेसरी इंटरफेरेंस करना और लोगों को दबाने की कोशिश करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, चाइना को दबाने की डायरेक्ट कोशिश ना उनकी हिम्मत है आज की डेट में, भले ही वो कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, तो उन्होंने वेनेजुएला का रास्ता चुना। वेनेजुएला के वहां से उन्होंने फिर ईरान का रास्ता चुना। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें मलिक सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो बड़ी ब्रेकिंग हमें लेनी होगी, उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लेने के ऐलान पर ट्रंप का यू टर्न देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला लिया है। अब इसके जगह खाड़ी देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे, इससे अमेरिका में लाखों रोजगार पैदा होंगे। इससे पहले ट्रंप ऐलान कर चुके थे कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि इस फैसले की कई देशों ने आलोचना की थी, लेकिन अब इसके बाद वो अपने इस कदम से भी पीछे हट गए हैं और उनका कहना यह है कि हमने खाड़ी देशों से बात की है, खाड़ी देशों से बात करने के बाद हम लोगों ने ये फैसला लिया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में पलटते ट्रंप अब देखे जा रहे हैं। ईरान टोल नहीं लगा सकता, ये कहा था मार्च 2026 में उन्होंने। यहां पर क्या कुछ कहा ये देखिए। अप्रैल 2026 में फिर कहा अमेरिका, ईरान और ओमान मिलकर टोल वसूल कर सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अप्रैल में, और अब अपने चीजों से पलटते नजर आ रहे हैं। मई में कहा कि ईरान के साथ डील हुई, कोई टोल नहीं लगेगा। तो ईरान के साथ फिर डील हुई कि कोई भी टोल नहीं लगेगा, समझौते के हिसाब से हॉर्मुज टोल फ्री होगा। अब जून में ये फैसला किया गया कि समझौते के हिसाब से हॉर्मुज जो है वो टोल फ्री रहेगा। अब 14 जुलाई को अमेरिका 20% टोल वसूलेगा। ये कहा गया था कि अमेरिका की तरफ से यहाँ पर हॉर्मुज पर 20% का टोल वसूला जाएगा, लेकिन 15 जुलाई को कह दिया कि अमेरिका टोल नहीं वसूलेगा।
तो अमेरिका टोल नहीं वसूलेगा, ये अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लगातार उनके जो बयान बदल रहे हैं, जाहिर सी बात है उनमें उनकी जो अगर कहा जाए तो जो महारत थी डिसीजन लेने की और जो उनकी एक छवि थी वो अब काफ़ी ज़्यादा कम होती नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अमेरिका ने ईरान पर भीषण बमबारी की है। हालांकि हमले दूसरी तरफ लगातार जारी हैं। लगातार चौथे दिन अमेरिका ने कई हमले किए हैं। अमेरिका ने कई इलाकों को अपना टारगेट बनाया है। रक्षा सिस्टम मिसाइल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान ईरान का पहुंचाया है। तो ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया गया है। मिसाइलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका की तरफ से अब ताबड़तोड़ हमले जो है वो किए जा रहे हैं। एक तरह से ईरान को झुकाने की कोशिश देखी जा रही है, डराने की कोशिश जो है वो देखी जा रही है। लेकिन ईरान तो फिलहाल उस भूमिका में है कि अब मेरे पास, जिस तरीके से माथुर सर भी कह रहे थे कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है उनसे कभी लड़ना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से ईरान खड़ा है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं लड़ता रहूंगा और जब तक तुम नहीं हार जाते या तुम बर्बाद नहीं हो जाते जब तक मैं डटा रहूंगा। ईरान में अमेरिका ने कहां हमला किया, ये देखिए, तेहलोरान में हमला किया है, अहवाज में हमला किया है, बंदर अब्बास में हमला किया है, केशम द्वीप में हमला किया है, सिरिक में हमला किया है। ये तमाम वो ठिकाने हैं जिनको टारगेट जो है अमेरिका ने ईरान में बनाया है। अब चलिए इसी पर अपडेट ले लेते हैं और माथुर सर आपका मैं रुक करना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी बातों से बदल जाते हैं, फ्लिप बहुत ज्यादा करते हैं वो, और आप सोचिए अमेरिका जैसे देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके लिए इस तरीके से फ्लिप होना, वाकई में उनके देश की जो जनता है वो खुद भी कहती होगी कि हम कैसे शासन के तले हैं, या फिर वो खुद भी अब विश्वास डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं कर रहे होंगे। छवि तो उनकी काफी डाउन होती जा रही है। ये जो अब अचानक से एक फ्लिप आया है, इसमें क्या कुछ पीछे बड़ी वजह आप देख पा रहे हैं? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्रोनिम है जो कि अमेरिका में इस्तेमाल होती है, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एक्रोनिम है, टाको, TACO, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। और ये अभी की बात नहीं है, ये हमेशा से, ये पिछले 1-1.5 वर्ष से ये इस्तेमाल हो रही है। ट्रंप की खासियत रही है, ये फाइनेंशियल लेवल पे ये टर्म उनके काम आ रही है कि भाई आकर के कोई अनाउंसमेंट कर दो, मार्केट गिरेगा, फिर खरीद लो, फिर आकर दूसरा अनाउंसमेंट कर दो तो मार्केट दोबारा रिबाउंड हो जाएगा और वो अपना पैसा बना लेंगे। लेकिन यही चीज ट्रंप की आदत बन गई है और वो राजनीति में, समर नीति में और हर जगह इसको प्रयोग में लाने का प्रयास वो कर रहे हैं। ये ट्रंप की खासियत है। वो आज सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और सबसे शक्तिशाली सामरिक व्यवस्था का राष्ट्रपति इस तरीके से हर 10-15 मिनट में, हर 2 घंटे में अपने स्टेटमेंट्स को बदली करे और बाइट्स हिज ओन वर्ड्स। तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये वो इस प्रकार की आदत में बन गए हैं। और इसीलिए आप देखोगे हर जगह कभी वो इजराइल के पीछे से खफा हो जाते हैं, फिर इजराइल को अपना दोस्त बना देते हैं, फिर वो, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो इनकंसिस्टेंसी, में आपको बताता हूं पिंकी इसका असर क्या होता है। एक, जब आपके पास क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्टिव नहीं है तो आपकी सेना सही प्रकार से काम नहीं कर सकती। आज आपकी सेना को ये नहीं पता कि 10 बजे ट्रंप की क्या चाहत है और 12 बजे वो चाहत किस में तब्दील हो जाएगी और 2 बजे वो चाहत किस में तब्दील हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि क्यों अमेरिका को कहीं भी परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आपके पास कोई क्लियर सोच विचार नहीं है, कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं है। मिडिल ईस्ट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट अब सामने आ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सबसे पहले ईरान पर अमेरिका का एक और बड़ा हमला देखा गया। ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले हुए हैं। ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले हुए हैं। लगातार ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी देखी जा रही है। ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नाकेबंदी की गई है। मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं, ये यूएस की तरफ से कहा गया। 100 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, ये यूएस की तरफ से जानकारी जो है वो साझा की जा रही है। किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं हम, तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर टेंशन लगातार बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल कंट्रीज पर पड़ने वाला है, वर्ल्ड पर पड़ने वाला है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि तनाव कहां थमता है। एक और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। ईरान का कुवैत पर ड्रोन अटैक इस बीच देखा जा रहा है। कुवैत के एक गोदाउन से टकराया है ड्रोन, ये बताया जा रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद ईरान का पलटवार ये देखा जा रहा है। तो अमेरिकी नाकेबंदी के बाद ईरान का ये पलटवार देखा जा रहा है। यहाँ पर माहौल अब बेहद ज़्यादा गर्माता जा रहा है। तो क्या इन तमाम हमलों के बीच में कोई शांति की
वार्ता के लिए कोई उम्मीद बचती है या फिर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी जानकारी सामने है, ईरान ने अमेरिकी बेसों को अब टारगेट किया है। खैबर शेकन जुल्फिकार मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने कुवैत पर फिर से मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल से कई हमले किए हैं। तो ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल से कई हमले किए हैं, एक के बाद एक ईरान की तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन हमलों में अमेरिका काफी आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। मलिक सर, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक क्विक रिएक्शन दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फ्लिप कर रहे हैं हर एक चीज को लेकर, उसके पीछे क्या आपको नजर आता है? और दूसरा ये कि जो हमलों में तेजी आई है, क्या इन हमलों की तेजी के चलते बातचीत का, शांति को लेकर कोई थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती है अब, या फिर ये लंबा चलने वाला है सिलसिला यूं ही? पिंकी जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का फिल्म करना ये एक न्यू नॉर्मल हो चुका है। कल ही शाम ये खबर आ चुकी थी कि उन्होंने 20% का अपना डिसीजन है वापस ले लिया है। कारण ये है कि अगर 20% आपको कोई क्यों देगा, इससे तो अच्छा वो ईरान की शर्तें मान के उसको हर बैरल के ऊपर $1 दे देगा, या जो कि 1.25% आता है। तो आदमी 1.25%, कोई भी कंट्री 1.25% देकर अपना एनर्जी लाएगा या 20% लेके आएगा। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मैं सुरक्षा के नाते दे रहा हूं, कौन से सुरक्षा आप दिए हैं? जीसीसी कंट्री तो त्राई मान है, वो तो कह रहे हैं कि जी आपने हमको बर्बाद करवा दिया। और यही तो कंट्री है कि जब उन कंट्री ने प्रेशर डाला कि हमारी अर्थव्यवस्था पीछे चली जा रही है और वो एक तहस नहस होने की कगार पे है, तभी तो उन्होंने हॉर्मुज के ऊपर फोकस किया और उसको करके किसी भी तरह से हॉर्मुज खुला दे। और यही कारण था एमओयू साइन करना उनकी मजबूरी। नहीं तो इसी स्टेट में जो पूरी की पूरा स्क्यूड था ईरान की तरफ, ये कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया? हम तो तब भी बात करते थे कि ये संभव नहीं है और ये टिकेगा भी नहीं। अभी दूसरी बात आती है कि क्या वार्ता संभव है? देखिए पिंकी जी, आज के हालात में अटैक जारी रहेंगे, क्योंकि अमेरिका ने शायद उसकी तरफ से जो अटैक्स का पैटर्न है वो ये बता रहा है कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था को क्रिपल करना चाहते हैं, जो भी बची हुई है। और लेकिन ईरान भी इस चीज में तब तक नहीं मानेगा जब तक कि उसका कंट्रोल आईआरजीसी जैसे माइंडसेट के हाथ में है। आईआरजीसी खुद एक अलग माइंडसेट है और आईआरजीसी के रहते हुए वहां के पॉलिटिकल डिस्पेंशन का कोई भी डिसीजन उनके खिलाफ नहीं चलने वाला है। तो ये बात आ जाती है फिर टकराव पे। आप समझ लिए, फर्ज कीजिए कि ईरान ने अगर जो हॉर्मुज के अंदर वेसल्स है उनके ऊपर अगर अटैक बंद भी कर दिए और आपने ठीक है 15 दिन वहां से शिपमेंट जारी रहा, एक अटैक वो करेगा वन फाइन डे, उसके बाद फिर वो स्थिति आ जानी है। कहने का मतलब है कि कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये स्टैंड ऑफ जो है लंबा चलने वाला है, क्योंकि जब तक ईरान के अंदर ये माइंडसेट काम करेगा, ईरान के लोग, ईरान की जो आईआरजीसी है या जिसका डिसीजन मेकिंग बॉडी टाइम है वो नहीं मानने वाली है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक सर आप। और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया है, जॉर्डन पर मिसाइल से हमले किए गए हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ दोनों ही तरफ से कार्रवाई देखी जा रही है। लेकिन अमेरिका के हमले इस बार जो है वो ज्यादा खौफनाक नजर आते हैं। ईरान का बहरीन पर बड़ा हमला हुआ है, ये एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहरीन पर मिसाइल से हमला किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बेहद कम कारगर जो है साबित हो रहा है इन हमलों के बीच में, जितना हम देख पा रहे हैं। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईरान ने बहरीन में कई हवाई हमले किए हैं। बहरीन पर तीसरी बार हवाई हमले किए गए हैं, ईरानी मिसाइलों को रोका गया है, ये बहरीन की तरफ से जानकारी जो है वो साझा की गई है। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हम रुक कर लेते हैं सीधा माथुर सर का। माथुर सर, लगातार हमलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप फ्लिप करते जा रहे हैं और इस वक्त तनाव जो है वो चरमराता जा रहा है पूरे मिडल ईस्ट में। अमेरिका की तरफ से हमले काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस बीच कैसे आप देख पा रहे हैं इन हमलों को, जो लोकेशंस टारगेट की जा रही हैं उन्हें? आप देखिए, ये बिल्कुल टिपिकल वॉर ऑफ एट्रिशन का एक उदाहरण है। और अमेरिका का उद्देश्य भी ये है कि ईरान के मैन मटेरियल और मोरल के ऊपर इतना असर डाला जाए कि ईरान को अपनी शर्तें मनवाने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि एक जिहादी माइंडसेट को इस चीज के लिए मजबूर करवाना आसान काम नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको इतना आर्थिक रूप से दबा देंगे कि उसके अंदर से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, तब वो जाकर के कोई असर होने की संभावना है, पहली बात। और ये जो हमले हैं इसमें एक डेफिनेट पैटर्न है, और वो पैटर्न इस बात को बताता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर उनके आर्थिक केंद्र हैं उन पर हमले हो रहे हैं, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर हैं, उदाहरण के लिए चाबहार,
वहां पर भी हमले हो रहे हैं ताकि वो उनको आर्थिक रूप से और ज्यादा दबाव उनके ऊपर डाला जा सके। क्योंकि आप देखिए, पहले आपने ये भी सुनाई दिया था कि उन्होंने चाबार के थ्रू पाकिस्तान से उन्होंने एक लैंड रूट 6 लैंड रूट खोल दिए हैं और उससे वो उनकी आपूर्ति हो रही है। तो तमाम उन चीजों के ऊपर इनका दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका लगातार कॉन्सेंट्रेटेड हमले ठीक कर है। रहा है। देखिए अमेरिका ठीक की है। जो एक सेकंड और जो सामरिक शक्ति है वो सब जानते हैं, बहुत बिल्कुल। ताकतवर है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब तक जिहादी माइंडसेट ईरान में रहेगा, इसका कोई परिणाम निकलने वाला आना नहीं है, डील और नो बिल्कुल डील। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और फिलहाल हम इस विषय पर 2 बजे हमारे खास कार्यक्रम युद्ध भूमि में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़े बदलाव की तस्वीरें देखी जा रही हैं और बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। विस्तार से हम चर्चा करेंगे सर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारी इस खास पेशकश के साथ जुड़ने के लिए।